नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रबोध आईएएस के इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर। पिछली वीडियो में हमने प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसके सिलेबस पर चर्चा की थी कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक है। और इस वीडियो में हम जो है अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं, जहाँ से पूरा जो है प्राचीन भारत का इतिहास का शुरुआती दौर है उसको हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे, पहले तो हम ये नहीं देखने वाले हैं कि साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं, क्या है, इनको भी हम नहीं देखने वाले हैं। इनको हम साथ साथ में देखते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको देखते जाएंगे। अदरवाइज ये थोड़ा सा क्या लगता है कि वो राइटर्स वगैरह को लेके थोड़ा सा बोरिंग सा आ जाता है। उन सबको जो है जहाँ जिस टॉपिक में जो आएंगे उनको वहाँ पे पढ़ते जाएंगे। इससे जो है हमें क्या होगी, जो बोरियत है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं भारत के इतिहास से। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो भारत का इतिहास है इसे हमने जो है अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग भागों में बांट रखा है। इसका मकसद क्या है कि हम चीज़ों को जो है आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसे इनको मुख्य रूप से जो है 3 भागों में इसको विभाजित कर रखा था। अब इसमें एक तो हमने प्रागैतिहासिक काल रखा है, और इसके अलावा ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल है, और एक है आपका ऐतिहासिक काल। ये हमने जो है इसको इतिहास को जो है अपने अध्ययन की दृष्टि से जो है इन भागों में जो क्या कर रखा है, बांट रखा है। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, अब इनकी पहचान क्या है। तो सबसे पहले अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो यहाँ के क्या में सिर्फ क्या है, साक्ष्य उपलब्ध है, साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन यहाँ की जो है हमारे पास लिपि उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्रोत मिलेंगे, जैसे कि कहीं चित्र मिलेंगे, कहीं गुफाएं मिलती है, ठीक है, कहीं हथियार है। तो ये यहाँ पे प्रागैतिहासिक की सिर्फ ये पहचान है, यहाँ पे आपको ये चीजें मिलेगी, लिपि किसी प्रकार की नहीं मिलने वाली है। और इसमें जो पढ़ेंगे हम, आपके जो पाषाण काल से संबंधित है, पूरा पाषाण काल जो है हम इसमें पढ़ेंगे। जबकि अगर हम यहाँ पे आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, आपके पास साक्ष्य भी उपलब्ध है ना, साक्ष्य भी है, और इसके अलावा आपके पास लिपि भी है। पर इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपके पास लिपि तो है लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इस पे स्रोत, इस पे अभी शोध कार्य जारी है। जब ये पढ़ा जाएगा तो पता चलेगा वहां की सभ्यता। जैसे हमारी अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, हमारे पास वहां के, हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध है, बहुत सारे साक्ष्य उपलब्ध है, जगह जगह पे जब यहाँ पे खुदाई हुई तो बहुत सारी चीजें मिली है, वहां की लिपि भी मिली है, लेकिन क्या है कि उस लिपि को पढ़ा नहीं गया अभी तक, है ना। इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको जो है आद्य ऐतिहासिक काल में जो है रखा जाता है। फिर आता है उसके बाद ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें आपके पास साक्ष्य उपलब्ध है, ठीक है, इसके अलावा आपके पास साहित्यिक स्रोत है, आपके पास लिपि है, और आप यहाँ पे जो आपकी जो लिपि है इसका अध्ययन किया जा चुका है। तो ये सब जो है आपके कहाँ रखे गए हैं, ऐतिहासिक काल में, यानी जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में आप चीजें, उस समय क्या हो रहा था, उस समय क्या क्या घटनाएं घटित हो रही थी, उनका विवरण जो आपको विभिन्न जगहों में मिलेगा। कहीं शिलालेख मिलेंगे आपको, कहीं स्तंभ लेख मिलेंगे, कहीं भित्ति चित्र मिलेंगे, इसके अलावा आपको कहीं सारे ग्रंथ मिलेंगे, है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कहीं आपके पास किसी शासक के सिक्के हो गए, सिक्कों में लिखी लिपियां हैं। ये सब जो क्या है हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं, और इनके आधार पर जो है हम एक अनुमान लगाते हैं। जैसे यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक काल है, तो यहाँ पे जैसे हमको मूर्तियां मिली है, तो हम उन मूर्तियों के आधार पर सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि शायद उस समय ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ होगा। ये सिर्फ क्या है, इतिहासकारों की कल्पनाएं हैं,
है ना। जैसे वहाँ के आवास मिले हैं तो वहाँ पे जो उनके इतिहासकार जो उसकी क्या करते, पूरी एक अपने जितना वो लगता है कि हाँ हाँ उस समय जो ये हुआ होगा, मूर्तियां हैं तो वहाँ से पता चलता है कि हाँ उस समय लोग जो मूर्ति पूजा करते थे। कह सकते हैं कि इस जो उनकी जो चित्रकला है या मूर्ति कला है, स्थापत्य कला है, ठीक है, इसमें क्या थे, वो संपन्न थे। यहाँ से जैसे सिक्के मिलते हैं तो सिक्कों से ये भी पता चलता है कि वहाँ के लोग व्यापार कर रहे थे, तभी तो सिक्के बनाए गए थे। अगर वो व्यापार नहीं करते तो उन्हें सिक्कों की जरूरत क्यों पड़ती। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कोई भी हथियार नहीं मिला है, मतलब हथियार बोले तो जो युद्ध के हथियार हैं वो नहीं मिले हैं, तो इससे इतिहासकार एक अनुमान लगाते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस समय जो वो लोग जो है युद्ध वगैरह पे ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। यहाँ पे जैसे व्यापार के साक्ष्य मिले हैं तो यहाँ से पता चलता है कि वे लोग व्यापार करते थे, है ना। और काफी संपन्न सभ्यता थी। यहाँ के जो आवास है उन आवास की बनावट से यहाँ के विषय में बहुत कुछ मिलता है कि यहाँ के जो लोग थे उस समय काफी एडवांस तकनीकों का उपयोग कर रहे थे। जैसे कि वहाँ पे जल की व्यवस्था है, जो जल निकासी की व्यवस्था है, आवासों की व्यवस्था, जिस प्रकार से सड़कें बनी हुई है चौकोर आकार की, कहीं कहीं सड़कों के विपरीत तरफ जो घरों के दरवाजे खुल रहे हैं, तो इसके पीछे जो आर्किटेक्चर है उस समय का सिंधु घाटी सभ्यता का, वो काफी संपन्न है ना। तो ये चीजें जो है इतिहास में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इतिहास का अध्ययन आखिर क्यों करते हैं, क्यों जो है आप इस इतिहास को पढ़ रहे हैं। अब इतिहास का अध्ययन क्यों किया जा रहा है, इसीलिए किया जा रहा है ना, ताकि हम जो है पीछे की चीजों को देख के कुछ सीख सके। जो गलतियां पीछे हो चुकी है उन गलतियों को दोबारा ना दोहराया जाए, है ना। तो आज हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजों को और आसान करते जाएंगे। आज हमारे पास शुरुआत करेंगे हम पाषाण काल से। पाषाण काल एक महत्वपूर्ण काल है जहां से जो मानव अपने जीवन की शुरुआत करता है। पाषाण काल में पाषाण का पहले तो अर्थ समझे। पाषाण, पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। पत्थर यानी इसको पाषाण काल क्यों कहा गया है, इसके पीछे का रीजन है कि उस समय जो है, जो उस समय के मानव थे वो क्या करते थे, पत्थरों का उपयोग करते थे। पत्थरों का उपयोग किसके लिए, आपके औजार के रूप में, है ना, औजार के रूप में पत्थरों का उपयोग कर रहे थे। इसके अलावा जो वहाँ किसी भी प्रकार के जो जैसे बर्तन वगैरह है, वैसे बर्तन उस समय के हैं तो वहाँ पे भी इन चीज़ों का उपयोग करते थे। वैसे तो बर्तन नहीं मिले शुरुआती दौर में, धीरे धीरे जैसे जैसे पाषाण काल अपने समाप्ति की स्थिति की ओर बढ़ता है, उसके पश्चात जैसे नवपाषाण काल की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे बर्तन, कृषि की खेती, ये सब चीजें मिलने लगते, पहिए वगैरह मिलने लगते हैं। तो ये शुरुआत होती है। तो यहाँ सीधे सीधे जो पाषाण है, तो पाषाण का अगर पूछा जाता है, पाषाण का मतलब क्या हुआ, पत्थर, यानी पत्थर का युग। जब मानव जो पत्थर से सब कार्य कर रहा था, शिकार क्या कर रहा है, पत्थर से कर रहा है, अपने औजार बना रहा है, पत्थर से बना रहा है ना। तो ये चीजें जो है यहाँ पे पाषाण काल में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्या है, पाषाण काल में मानव जो है अपना विकास शुरू करता है। यहाँ से जो है मानव क्या करता है, अपना जीवन शुरू करता है। पहले क्या था, वो एक घुमंतु प्राणी था। घुमंतु कहीं भी जंगल में रह रहा है, पेड़ पे रह रहा है ना, पेड़ों में रह रहा है और कंदमूल खा रहा है, कंदमूल पे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है ना, कहीं शिकार कर रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या है, ये मानव की देखो आवश्यकता क्या है, एक तो उसको जल चाहिए, जल चाहिए, और एक आवास के लिए अच्छी जगह चाहिए, है ना, जहाँ आवास में जहाँ वो रह सके और जहाँ पानी पीने के लिए मिल सके। तो इसमें क्या है, आप अगर देखेंगे तो ये जो उस समय का मानव था उसने उन उन जगहों को चुना था जहाँ पे नदियां हैं, नदियों के किनारे कहीं गुफाएं हैं तो वहां पे मानव रह रहा है, ठीक है। और जंगलों से थोड़ा सा दूरियां बना के रह रहा है ताकि जो जंगली शिकार, जो जंगली जानवर है उससे स्वयं की रक्षा कर सके। इसलिए आप देखते होंगे जितने भी हमें पाषाण कालीन या पूरा पाषाण काल में प्रागैतिहासिक कालिक समय के जो भी हमें साक्ष्य मिलते हैं वो मैक्सिमम, अधिकतम साक्ष्य जो है आपके नदियों के किनारे मिलते हैं।
तो यहाँ पे हम जब पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो पाषाण काल को सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको भी हम अलग अलग भागों में बांटेंगे, जिससे कि क्या हो सकता है, बस भागों में क्यों बांटा जाता है इसको, केवल अध्ययन के लिए, है ना, ताकि चीजें जो है और आसान हो सके। इतिहासकार क्या करते हैं, अब जैसे इन्होंने बांटा है, पाषाण काल को बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इससे क्या होती है, जो इनको जो ये खोज करते हैं, जो चीजें मिलती है, उनको जो है बांटने में आसानी होती है। जैसे क्या होता है कि हम एक अलमारी में अपनी चीजें रखते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये रेक होते हैं, ये रेक है, तो यहाँ पे एक जगह मैंने जूते रख दिए, एक जगह मैंने अपने कपड़े रख दिए, एक जगह मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स रख दिए, एक जगह मैंने अपनी कुछ कीमती धातुएं रख दी। ठीक है, तो ये हमने ये अलमारी की जरूरत कब हुई, जब हमारे पास ये चीजें उपलब्ध हुई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप जाओगे तो सीधे आपको पता है, यहाँ पे आपको आपके शूज मिलेंगे, यहाँ पे आपके कपड़े मिलेंगे, यहाँ पे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, यहाँ पे आपकी जो कीमती चीजें हैं वो मिलेगी। तो इसी प्रकार से इतिहास को भी जो है क्या कर रखा है, अध्ययन के लिए, ताकि जो है अध्ययन करना आसान हो, चीजों को समझना आसान हो, उनकी तुलना करना आसान हो, इसलिए क्या किया गया है, इसको अलग अलग भागों में बांट रखा है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं इसके डिवीजन से, इतिहास को बांटते हैं। अब यहाँ देखेंगे आप, इसके थ्रू धीरे धीरे आप अपनी आंसर राइटिंग पे भी काम करेंगे, और जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा पर भी फोकस करेंगे। तो यहाँ पे जो पाषाण काल है ना, पाषाण काल, इसकी जो शुरुआत मानते हैं हम, पाषाण काल को हम लेके चलते हैं, कहीं आपको मिलेगा 20 लाख वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व बोलेंगे आप, ईसा पूर्व से लेके जो है आपके 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय है, उसको पाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें, जैसे ईसा पूर्व हो गया, ठीक है, चलो पहले हम इन चीजों को भी एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, ताकि जो है चीजें और आसान हो जाए। ठीक है, ताकि अगर इसके बाद जैसे ईस्वी आए, या ईसा पूर्व आए, या पूर्वार्ध आए, उत्तरार्ध आए, शताब्दी आए, इन चीजों को पहले समझना बहुत जरूरी है। ये इतिहास के सबसे मेन पॉइंट है, जिसपे कई बार जो है अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, एक है ईसा पूर्व। इसका मतलब क्या हो गया कि जब यीशु मसीह का जन्म होता है, यीशु मसीह के जो पूर्व की घटनाएं हैं, उसको ईसा पूर्व कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपकी गिनती है उल्टी चल रही है, जैसे 500 ईसा पूर्व, फिर 400, 300, 200, 100, और ये कहाँ जीरो पे समाप्त हो रही है, और फिर यहाँ से शुरू होती है आपकी ईस्वी। यहाँ से क्या हो रही है, ईस्वी, जैसे पहले ईस्वी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है। और शताब्दी, शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100। जैसे यहाँ पे आ गया प्रथम शताब्दी, तो प्रथम शताब्दी का मतलब क्या हो गया कि 1 से लेके 100 तक का वर्ष, जैसे हो गया, यहाँ लिखते हैं ना 5वीं शताब्दी, तो इसका मतलब हो गया कि ये बात कर रहा है कब की, 400 से लेके 500 के मध्य की, ना कि 500 से लेके 600 की। ये कंफ्यूजन दूर करना है। ये क्या होता है, 5वीं शताब्दी का मतलब हो गया कि 400 से 500, यानी 500वां वर्ष लगा है। प्रथम शताब्दी का मतलब पहला साल लगा हुआ है, ठीक है। सिक्स्थ सेंचुरी आ गए तो क्या हो गया, छठवां साल लगा, यानी 500 से लेके 600 तक। अब यहाँ पे ये चीजें हो जाती है, फिर यहाँ पे दो चीजें और आती है, एक आता है पूर्वार्ध, एक होता है उत्तरार्ध। अब यहाँ पे पूर्वार्ध का मतलब होता है पहले, और उत्तरार्ध का मतलब होता है बाद में। जैसे बोल दिया कि 21वीं शताब शताब्दी के पूर्वार्ध, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि 21वीं, यानी 2000 से लेके 2050 तक, यानी 50 से पहले की घटनाएं और 2000 के बाद की घटनाओं को किस में लिखेंगे, पूर्वार्ध। जैसे बोलते हैं, प्रश्न आता है कि 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध,
पूर्वार्ध की बात करते हैं तो यहाँ पे आदमी समझ पाता है, कई बार कंफ्यूज होते हैं कि ये किस समय की बात कर रहा है। तो 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की मतलब हो गए कि ये 1600 से लेके 1650 के मध्य की बात कर रहा है ना। 1600 से लेके 1650 की बात कर रहा है, मध्य की बात कर रहा है। वहीं जब बात की जाती उत्तरार्ध की तो उत्तरार्ध का मतलब होता है, जैसे बोल दिए यहाँ पे 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, तो इसका मतलब हो गया कि 1650 से लेके 1700 के मध्य की घटनाएं, या फिर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध बोल दिया जाए तो 1750 से लेके 1800 के मध्य की घटनाएं हो जाती है ना। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसके अलावा एक चीज और होती है, होता है दशक। दशक का मतलब क्या होता है? 10 वर्ष। जैसे 17वीं शताब्दी के दूसरे दशक में, तो इसका मतलब क्या होगा? 17वीं शताब्दी के दूसरे दशक का मतलब क्या हुआ? ये बात कर रहा है 1610 से लेके 1620 के मध्य की बात। 1610 से लेके 1620 के मध्य की बात कर रहा है, तो ये हो गया दूसरी शताब्दी, यानी दूसरा दशक, यानी 17वीं शताब्दी के लेके 17वीं शताब्दी के दूसरे दशक में। तो इसका मतलब हो गया यहां से ये। अगर 18वीं आए 19वीं आए तो क्या करना? बस दशक दूसरा लिखा है तो मतलब दूसरे वाले से जहां से एक 10 खत्म हो रहे उसके अगले बात से शुरू होता है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अगर आए 17वीं शताब्दी के दूसरे दशक के पूर्वार्ध, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 1610 से 1615 के मध्य की घटनाएं। लेकिन अगर यहाँ पे उत्तरार्ध लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता है कि 1615 से लेके 1620 के मध्य की घटनाएं। तो ये जो है आप इन कंसेप्ट को याद रखेंगे। ये 4-5 कंसेप्ट है जिस पे जो है आपकी हिस्ट्री में जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो ये चीजें होती है जिसमें जो है कई बार अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन को जो है आप यहाँ पे दूर करेंगे तो ये चीजें जो है आप अब आसानी से, मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गई है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पाषाण काल की तरफ, जो हम पढ़ रहे थे पाषाण काल को। पाषाण काल, अब यहाँ देखो मैंने क्या कहा था कि अध्ययन के लिए हमने इसको बांटा है। तो मैंने क्या किया, अपने अध्ययन की दृष्टि से क्या कर दिया, इसको 3 भागों में बांट दिया। अब 3 भागों में पहला भाग रखा मैंने जहां से मानव अपनी गतिविधियां शुरू करता है। वैसे तो अगर आप इतिहास में आप जाएंगे तो कई बार आपको काफी चीजें पढ़ाई जा रही है। जब मानव का इस धरती पर क्या है, जीवन शुरू नहीं हुआ था, जब पहले पानी आया, समुद्र आया, हिमनद आए, फिर यहाँ छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति होती है, फिर यहाँ धीरे धीरे किस प्रकार से मानव का विकास होता है। ये पूरा एक युग से लेके पूरा काफी लंबी प्रोसेस है। तो उस चीज को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसके रिगार्डिंग अभी तक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। बस एक प्रश्न इसमें यूपीएससी में पूछा गया था एक बार, उसके अलावा मैंने इससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं देखा है। दरअसल ये चीजें सिर्फ अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए चीजें बनाई जाती है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मानव की शुरुआती गतिविधियों से, है ना। तो ये हमने इसमें बात की थी आपको कि ये 20 लाख बीसी या 6 लाख बीसी से लेके जो है 2500 बीसी तक, या कहीं कहीं जो है ये 2000 भी लिखा होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर जब सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं तो 2500 से शुरू करते हैं। जो सिंधु घाटी का पूर्वार्ध है, जो शुरू का दशक है, जब जो सिंधु घाटी अपने शुरुआती दशक में थी, जब वो विकसित नहीं थी, तो उसको जो है इस काल में रखा जाता है। फिर जैसे जैसे अंत की ओर बढ़ती है तो वो जो है अपनी विकसित अवस्था की ओर बढ़ना शुरू करती है, तो उसको उत्तरार्ध बोलते हैं, उत्तरार्ध समय उसका। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे कहीं कहीं आप याद रखें, कहीं कहीं 2000 बीसी होता है, और बीसी का मतलब ये होता है बिफोर क्राइश्चन करके है, ठीक है। और एडी का मतलब जो ईसा के जन्म के बाद ही घटनाएं हैं, यानी जहां से ईसा का जन्म होता है 1 ईस्वी के बाद की। तो BC SAAD ये भी याद रखेंगे, इनमें भी कई बार कंफ्यूज होते हैं।
तो अब यहाँ सबसे पहले जो पूरा पाषाण काल है, इसको एक इसका भाग रखा है पूरा पाषाण काल, और दूसरा रखा है इसमें मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा काल रखा नवपाषाण काल। पूरा मतलब सबसे पहले का, पुराना, प्राचीन, जहां से शुरू कर रहे हैं हम, और मध्य का मतलब मध्य वाला भाग उसका, जब धीरे धीरे जो आदि मानव था वो धीरे धीरे थोड़ा सा और अपने आप को डेवलप करने लग गया था, तो उसको जो है मध्य में रख रहे हैं। और नवपाषाण काल की बात करते हैं, जब और विकसित होने लग गए हो, अपने जीवन शैली को और सुधारने लग गया, तो ये नवपाषाण काल में चला जाएगा। अब यहाँ से अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करते हैं, तो इसको जो है 6 लाख से, या फिर जो शुरुआती है कहीं 20 लाख मिलेगा, कहीं 10 लाख मिलता है, से लेके आपके 10,000 BC तक, या फिर ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये जैसे जैसे आपको लगता है, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो ईसा पूर्व लिखेंगे, और अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो BC लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक की घटनाओं को पूरा पाषाण काल में रखेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल को जो है हम क्या करते हैं, 10,000 BC से या ईसा पूर्व से लेके जो है आपके 6,000 BC तक जो है हम मध्य पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। यानी इस काल की जो घटनाएं हैं उसको हम जो है मध्य पाषाण काल में रखेंगे, यानी उनका अध्ययन हम मध्य पाषाण काल में करेंगे। वहीं अगर हम आते हैं नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल में क्या हो जाएगा, 6,000 BC से 2,000 ईसा पूर्व तक या BC तक, या फिर कहीं कहीं 2500 BC होती है। हालांकि नवपाषाण काल का जो लास्ट का समय है, यही जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे इस पाषाण काल के बारे में, जब हम पढ़ ही रहे हैं तो इसमें हमें क्या क्या देखना है। इसमें हम देखेंगे उस समय की जो, एक तो है भौगोलिक स्थिति, कहाँ कहाँ मानव अपना जीवन जीना शुरू किया था, तो भौगोलिक वितरण का अध्ययन हम करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इनके द्वारा जो प्रयोग किए गए उपकरण हैं, इनके द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण को देखेंगे। तीसरा देखेंगे हम इनका जीवन यापन, ये लोग जो है किस आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने भौगोलिक वितरण की बात कर दी, और उपकरणों की बात कर दी, और जीवन यापन की। इन पॉइंटों को जो है हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल को वैसे तो इसको भी और डिवाइड कर रखा है, ठीक है, इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। लेकिन हम जब अभी इसमें नॉर्मली अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे इसका जो भौगोलिक वितरण है, कहाँ कहाँ जो पूरा पाषाण काल के हमें साक्ष्य मिलते हैं। पूरा पाषाण काल के साक्ष्य की बात करते हैं तो ये हम क्या पढ़ेंगे, भौगोलिक वितरण। इसका मतलब क्या हो गया कि साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं, कि यहाँ पर जो पूरा पाषाण काल का मानव रहता था। तो इसके लिए हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारे इतिहासकार जो है खोज करना शुरू करते हैं, हिस्ट्री का अध्ययन करना शुरू करते हैं, चीज़ों को खोजते हैं, तो वो पाते हैं कि जो भारत है, भारत में जो पूरा पाषाण काल से जो मानव के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल से जो मानव भारत में रह रहा है। ठीक है, और इनके साक्ष्य हमको कहाँ मिलते हैं, इनके साक्ष्य अधिकतर हमें कहाँ मिलते हैं, नदी घाटियों पर। नदी घाटियों में कहाँ जो है इनके साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो याद रखेंगे जो मानव है उनके में जो साक्ष्य मिलते हैं नदी घाटियों पे। अब देखते हैं हम कहाँ कहाँ, अगर हम अविभाजित भारत की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, ये और आपका जो अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा, जो कि पहले एक जो भारत जो था पूरा, वो सब जो एक भारत के अंतर्गत आते थे। हालांकि वो बाद में जब विभाजित होते हैं तो ये अलग अलग भागों में बंट जाते हैं। लेकिन हम जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो संपूर्ण भारत को जो उस समय प्राचीन काल में था उसका जो यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जब हम करते पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान में एक नदी है सोहन नदी। सोहन नदी जो है, इस नदी घाटी में जो है आपको मानव के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे सोहन नदी घाटी,
ये कहाँ पड़ गई? पाकिस्तान में। यहाँ पे जो आके पूरा पाषाण कालिक मानव के साक्ष्य मिलेंगे। इसके अलावा जब हम आते उत्तर प्रदेश में, यूपी में, तो यूपी में एक बेलन नदी है, बेलन नदी। इस बेलन नदी घाटी में भी जो है आपको मानव के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे हम बढ़ते हैं तीसरे मध्य प्रदेश की तरफ, एमपी की तरफ, एमपी में जब जाएंगे तो यहाँ पे एक प्रसिद्ध नदी है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी घाटी। तो यहाँ पे भी जो है पूरा पाषाणकालीन मानव के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको भीमबेटका नाम सुना है आपने, भीमबेटका, ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल रखा गया है। यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में उन चीजों को रखा जाता है या उन स्थानों को रखा जाता है जो ऐतिहासिक रूप से क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होता है, जिनको जो है सुरक्षित रखना जरूरी माना जाता है। तो उसको जो है यूनेस्को एक अपनी सूची बनाती है जिसके अंतर्गत उन चीजों को रखा जाता है ना। तो ये भीमबेटका हो गया। और यहीं पे एमपी में आप जाओगे तो यहाँ पे एक जगह है हथनोरा। हथनोरा में भी जो क्या होते हैं, मानव के पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य जो है हमको मिलते हैं। एक जब हम मद्रास, आपका जो चेन्नई का क्षेत्र है, अगर हम उस क्षेत्र में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक नदी घाटी है, नदी है कोर्ट लयार नदी। ठीक है, कोर्ट लयार नदी। ठीक है, इस नदी घाटी में भी जो है आपको क्या मिलते हैं, मानव के प्राचीन साक्ष्य। ये कहाँ पे? आपकी मद्रास क्षेत्र में। और यहाँ पे विशेष करके आप अतिरंपकम एक जगह है, अतिरंपकम, अतिरंपकम में आपको साक्ष्य मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जगह है पल्लवरम, ये जो स्थान है यहाँ पे जो आपको प्राचीन मानव के साक्ष्य मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, ये देखो, ये चीजें आप याद रखेंगे। यहाँ से पूछा जाता है कि नर्मदा घाटी में कौन कौन सी जगह है, या वेलन नदी घाटी में, या फिर मिलान करने को आएगा, या प्रश्न आएगा कि सोहन नदी घाटी में प्रारंभिक मानव के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं, वेलन नदी घाटी में प्राचीन मानव के साक्ष्य पाए गए। जिस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से जो है आपको प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तभी जो है सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब यहाँ पे अब और जगहों की बात करते हैं तो राजस्थान हो गया, राजस्थान से आपको साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा गुजरात हो गया, गुजरात से भी साक्ष्य मिलते हैं। एक अगर आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको जो प्रवरा नदी घाटी है, प्रवरा नदी घाटी, इस प्रवरा नदी घाटी में जो आपको यहाँ पे प्राचीन मानव के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे आपने सुना होगा इनाम गांव, प्रश्न पूछा जाता है, इनाम गांव है प्रवरा नदी घाटी के किनारे, नर्मदा नदी घाटी के किनारे। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर हम इसके अलावा बात करते हैं कर्नाटक की, कर्नाटक में साक्ष्य मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे हम आंध्र प्रदेश में जाएंगे, आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगह हैं, जैसे कि आपका गोदावरी नदी घाटी हो गई, है ना। इसके अलावा कावेरी नदी घाटी हो गई। तो यहाँ पे भी जो है मानव के साक्ष्य मिलते हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो यहाँ पे जो है एक गुफा है, कुरनुल गुफा, कुरनुल कुरनुल गुफा, याद रखेंगे, कुरनुल गुफा है आपके आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे जो हमें क्या मिले हैं, राख के ढेर मिले हैं, राख के ढेर मिले हैं, जिससे जो है ये पता चलता है कि यहाँ पे जो मानव रहता था। ठीक है, और आप इसके अलावा जाएंगे उड़ीसा में, उड़ीसा में भी जो है साक्ष्य मिले हैं। तो ये वो जगह हैं जहाँ पर जो है हमें मानव के साक्ष्य मिले हैं। अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे ये मानव थे उस समय के जो आदिवासी थे, इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण क्या है, उपकरण, कौन कौन से उपकरणों का ये उपयोग करते थे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, इनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरण। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो पाषाण का पूरा पाषाण काल है, इनको हम जो अलग अलग भागों में बांटते हैं। अगर हम बात करते हैं निम्न पूरा पाषाण काल की, निम्न पूरा पाषाण काल की, तो इस काल में जो मानव है ये क्या करता था, मूल पत्थर से जो है निर्मित हैंडेक्स, एक पूरा पत्थर है, इसी पे एक डंडा बांध दिया और ये हैंडेक्स बना दी, यानी कुल्हाड़ी बना दी। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, हैंडेक्स को बोलते हैं हस्त
कुठार, हस्त कुठार ये बोला जाता था। अगर प्रश्न आता है कि निम्न पूरा पाषाण काल के जो औजार है वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे चॉपर हो गया, ठीक है, चॉपिंग हो गए, चॉपर, चॉपिंग, पेबुल आदि। ये जो है निम्न पुरा पाषाण काल के औजार है। प्रश्न आता है, ये पक्का आता है, एक दो बार पूछा गया है कि निम्न पुरा पाषाण काल के औजार है, क्या है, चॉपर, चॉपिंग, पेबुल। दोबारा निम्न पुरा पाषाण काल के औजार पूछा जाए तो क्या है, चॉपर, चॉपिंग, पेबुल। ये शुरुआती पत्थर थे जिसपे जो ये ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कारीगरी नहीं कर रखी थी, सिंपल से पत्थर है, बस हल्का आगे से नुकीला कर दिया, बन गया, है ना। तो ये निम्न पुरा पाषाण काल के हो गए। जैसे जैसे फिर हम आगे बढ़ते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल से बढ़ते हैं मध्य पुरा पाषाण काल की ओर, मध्य पुरा पाषाण काल की तरफ, पुरा पाषाण काल। अब मध्य पुरा पाषाण काल में क्या होता है, ये अपने जो पत्थर के बने औजार थे अब उनमें इनोवेशन करना करते हैं शुरू, यानी एक जो होती है ना इंसान की जो प्रवृत्ति है, क्या, खोज, नई खोज। अब क्या है ना, जैसे हमारे पास चीजें होती तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता है कि इसमें क्या चेंज किया जाए, है ना। आज आप देख रहे होंगे, आज हम एआई के युग में पहुंच गए हैं। उस समय देखो, अभी ये पूरा पाषाण काल का मानव एक पत्थर से अपना जीवन शुरू कर रहा था। अब यहाँ देखो मध्य पाषाण काल में क्या हो रहा है, अब इस पत्थर में क्या करेगा, अपनी कारीगरी करेगा, है ना। इस पत्थर के क्या करेगा, टुकड़े करेगा, ठीक है, और इन टुकड़ों से क्या करेगा, ये पत्थरों के औजार बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आता है तो मध्य पुरा पाषाण काल में प्रमुख औजार क्या था, फ्लेक, याद रखेंगे, फ्लेक या फिर इसको बोलते शल्क। फ्लेक या शल्क जो क्या थे, मध्य पुरा पाषाण काल के औजार। देखो पहले इसने सिर्फ नॉर्मल पत्थर ले रहा है, अब मध्य पुरा पाषाण काल में आया तो इन पत्थरों को तोड़ रहा है, उसको अपने अनुसार ढाल रहा है जिस हिसाब से उसको अनुकूल लग रहा है। ये यहाँ पे बांध दिया इसने घास फूस, एक नुकीला पत्थर ले लिया, चल जी बन गया शिकार करने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने शुरू कर दिए थे मध्य काल में, मध्य पुरा पाषाण काल में, ठीक है। और इसके अलावा देखो ये फ्लेक शल्क इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे आपका जो ब्लेड होता है, ब्लेड बना रखा है जैसे नुकीला बिल्कुल ऐसे, जिसमें जो है इसको कहीं भी चोट कर रही है तो आसानी से चीजें कट जा रही है। इसके अलावा हो गया आपका स्केपर, ब्लेड, स्केपर, ये जो इसके फ्लेक या शल्क के क्या है, प्रमुख उदाहरण है। तो यहाँ से हम मध्य पाषाण काल तक के औजारों तक पहुंच गए हैं। तो अब हम चलते हैं उच्च पुरा पाषाण काल, यानी अब मानव थोड़ा सा और अपने आप को डेवलप करेगा, अब नई नई खोजें शुरू कर रहा है। तो हम बढ़ रहे उच्च पुरा पाषाण काल की तरफ, ठीक है। अभी हम देखो उच्च पुरा पाषाण काल में आए, पाषाण काल को बांटा था हमने, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव। तो अभी पूरा पाषाण काल चल रहा है और ये पूरा पाषाण काल के भाग है, मध्य निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब यहाँ हम बात करते हैं उच्च पुरा पाषाण काल की, तो यहाँ पे क्या है, मानव जो जो फ्लैग बनाया था, फ्लैग के साथ साथ क्या करता हो, इसके साथ साथ क्या करता हो, अब जानवरों की हड्डियों का उपयोग करने लग गया है। जानवरों की हड्डियां, अब जो जानवरों की हड्डियां हैं इनका उपयोग जो है हथियार बनाने में कर रहा है, ठीक है, इनकी हड्डियों का हथियार बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो उच्च पुरा पाषाण काल में क्या हो गया, हथियारों जो हड्डियां हैं उनके हथियारों के हमको साक्ष्य मिले हैं। फ्लेक का तो यूज कर रहा है ये, ब्लेड, स्केपर, इसके अलावा क्या कर रहा है ये, जानवरों की हड्डियों का उपयोग भी क्या कर रहा है, औजारों के रूप में कर रहा है। तो अभी तक हमने देखा है, एक तो देखा इनकी भौगोलिक स्थिति, कहाँ ये निवास कर रहे थे। दूसरी चीज हमने पढ़ ली है इनके उपकरण, इनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण। अब हम तीसरा देखेंगे इनका जीवन यापन, जीवन यापन। अब हम बात करते हैं इनके जीवन यापन की। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो पूरा पाषाण कालीन मानव था, पूरा पाषाण कालीन मानव की बात अगर हम करते हैं तो ये उस समय का जो मानव था, इस युग का मानव, वो प्रमुख था, क्या था, शिकारी था, शिकार पर अपना जीवन करता था। इसके अलावा क्या करता था, खाद्य संग्राहक था, संग्राहक। अब खाद्य संग्राहक था, क्या था कि उस समय थोड़ा सा हिम युग था, यानी ठंडा था, तो
आसानी से जो चीज़ों को संग्रहित कर सकता था, थोड़ा सा उसका जो जो लाइफ था फल फ्रूट का, वो क्या होता था, बढ़ता था, है ना। तो ये क्या बोल सकते हैं हम, जो समय का मानव था मुख्य रूप से शिकारी था, इसके अलावा खाद्य संग्राहक था, ठीक है। दूसरी चीज हमने यहाँ पे एक चीज और नोटिस की, जो समय का मानव था, प्रारंभिक मानव, वो क्या कर रहा था, बड़े बाल वाले जानवर हो गए, बड़े बाल या जो खुरे, बड़े खुरों वाले जानवरों का जो है अधिक साक्ष्य मिले, अधिक साक्ष्य मिले। इससे क्या पता चल रहा है कि जो बड़े बड़े बाल वाले जानवर थे, बड़े खुर वाले जानवर थे, ज्यादातर जो है उनका ये शिकार किया करते थे, है ना। और यहाँ पे हमें अब देखो, जानवरों के अवशेषों के साथ साथ हमें यहाँ पे जो क्या मिलते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं। यानी जो उस समय के मानव जी क्या कर रहे हैं, खाद्य पदार्थों का भी उपयोग कर रहे हैं, जो पेड़ में लगे फल फ्रूट है उनका क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे खाद्य संग्राहक मैंने लिखा है, तो खाद्य संग्राहक के रूप में जो क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। अब जैसे मैंने बात की थी कि जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल, ये इस समय जो क्या था, हिमयुग चला हुआ था। हिमयुग का मतलब था बर्फ से, उस समय मतलब बर्फ से जो है अधिकतर क्षेत्र ढका हुआ था, तो जिससे क्या हो रहे थे, जो चीजों का संग्रहण है उसको लंबे समय तक रखा जा सकता था, यानी चीजों को जो है लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था। इसलिए जो है मानव क्या कर रहा था, फलों का संग्रहण कर रहा था। अब हम आते हैं धीरे धीरे, यहाँ पे अगर हम आग की बात करते हैं, तो यहाँ पे आग के साक्ष्य तो मिलते हैं, क्या है, साक्ष्य मिलते हैं, परंतु वो क्या है, ये एक अपवाद है। अपवाद के रूप में देखो, साक्ष्य मिल रहे हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे कहीं भी हमें ऐसे साक्ष्य नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे मानव क्या कर रहा है, भोजन को पका के खा रहा है, भोजन को पका रहा है, ऐसा कहीं साक्ष्य नहीं मिल रहा है। सिर्फ क्या मिल रहा है आपको, आग के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये कहीं भी नहीं मिल रहा है कि उस समय का जो मानव था वो भोजन को पका के खा रहा है, ठीक है, या नहीं खा रहा है, ये हमें कुछ नहीं कह सकते। बस सिर्फ था कि आग मिली है, साक्ष्य मिले हैं, ये चीज हमें उपलब्ध नहीं हुई है। अब आगे जब खोज और जारी रहेगी तो इस चीज पे भी इतिहासकार भविष्य में इस चीज का भी पता चलेगा कि क्या उस समय ये भोजन को पका के खाते थे या नहीं खाते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा आता है हम कृषि, ठीक है, पशुपालन, इसके अलावा बर्तन और वस्त्र, इससे संबंधित जो प्रारंभिक मानव के क्या है, कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, कोई भी साक्ष्य। तो ये देखो, मैच करने के लिए आते कई बार, क्या कृषि का जो शुरुआत है किस काल से हुई, पशुपालन की शुरुआत किस काल से मानी जाती है, ये बर्तन सबसे पहले कौन से काल में मिले, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। और देखो यहाँ पे इस समय का जो मानव था ये वस्त्र भी धारण नहीं करता था। यहाँ पे हमने क्या क्या चीज देखी है कि आग के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन मानव इसमें भोजन पका के खाता था या नहीं खाता था, इसके में कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे जो है ये खाद्य संग्रह के रूप में रहता था, यानी भोजन को खाद्य उसको संग्रहित करता था। इसके अलावा बड़े जानवरों का शिकार करता था, ठीक है, शिकार पे अपना जीवन यापन करता था, या कहते तो उस समय का मानव क्या था, शिकारी था, शिकारी मानव था, ठीक है। तो ये हो गए उस समय की बात। तो यहाँ पे मैंने बात कर दी कृषि की, पशुपालन की, बर्तन वस्त्र आदि, ये सब कुछ वो जो है हमें इनके साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। अब हम करते इनकी जो निवास स्थान की बात करते हैं। तो जो प्राचीन मानव था, प्रारंभिक मानव जिसको बोलते हैं, तो जो प्रारंभिक मानव है, इनके जो निवास है ये कहाँ रहते थे, प्राकृतिक गुफाओं में। प्राकृतिक गुफाओं में क्या है, ये जीवन यापन करते थे और यहीं पे ये रहते थे। जैसे रात को तो दिन भर तो अपना शिकार करने जा रहे हैं, ठीक है, और रात को जो इन गुफाओं में अपने आप को सुरक्षित रख लेते थे। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये प्राकृतिक गुफाएं हैं, ठीक है,
और यहाँ इन गुफाओं में हमें क्या मिला है, कई कई स्थानों पर जो है हमें जल के स्रोत मिले हैं, जल, पत्थर मिले हैं और शिकार और अन्य भोज्य पदार्थ, ये सब जो है हमें जो है इन गुफाओं के आसपास मिलते हैं, जिससे जो है ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय जो है मानव यहाँ पे रहना शुरू कर चुका था। अब यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे क्या कर रहा है जो मानव है, वो अपने औजार में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। जैसे उसने परिवर्तन करना शुरू कर दिया तो चीजें और डेवलप होने लग गई, ठीक है। अब क्या हो गया, ये और थोड़ा सा क्या होने लग गया, विकसित होने लग गया, खुद तो क्या करने लग गया है, डेवलप करने लग गया है, ठीक है। और क्या होता है, ये परिस्थितियों के अनुकूल जो है बनने की इच्छा शक्ति को दर्शाना शुरू करता है। जैसे जैसे प्रकृति है, नेचर है, उस नेचर के अनुकूल ढलना शुरू कर रहा है और चीजों को समझ रहा है कि कौन सी चीजें जो इसके लायक है, कौन सी चीजें इसके लायक नहीं है। ये सब चीजें अब क्या है, धीरे धीरे मानव सोचना शुरू कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो पूरा पाषाण काल है, अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे पूरा पाषाण काल का अंतिम समय आ रहा है, तो यहाँ पे जो है हमें क्या है, चित्रों के साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं। चित्रों के साक्ष्य जो है मिलने शुरू हो जाते हैं। कब, पूरा पाषाण काल के अंतिम समय में, जब जो पूरा पाषाण काल अपने अंतिम अवस्था में है, अब जहाँ से जो आपका नवपाषाण काल शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, अब मानव एक पत्थर के औजार से कहाँ कहाँ तक पहुंचा, एक शिकारी हमने देखा बनते हुए, एक खाद्य संग्राहक हमने देखा है, आग मिली है पर आग के ऐसे साक्ष्य नहीं मिले कि इसका उपयोग भोजन पकाने में कर रहा होगा वो। बस अनुमान लगा सकते हैं कि शायद वो शिकार जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए शायद इस आग का उपयोग कर रहा हो। तो ऐसे कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे कृषि का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, पशुपालन का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, वस्त्र के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे भी तक जो है देखो, मानव अभी तक किसी भी जानवर को पालतू नहीं बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चीज है, एक आता है धार्मिक जीवन। अब देखो, हमारे पास इसका कोई साक्ष्य नहीं था कि उस समय इनके अंदर कोई ऐसी चीज थी, क्या वो किसी धर्म को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, इसके बारे में बस हमें अभी तक कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। तो ये कहना मुश्किल है कि उस समय का जो मानव है वो धार्मिक जीवन भी व्यतीत करता था। ये हमारे पास कोई भी साक्ष्य इसका उपलब्ध नहीं है। बस एक हमें अपवाद मिलता है, अपवाद कहाँ मिलता है, आपके नर्मदा घाटी में, नर्मदा घाटी में हथनोरा, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक जो है हम बढ़े हैं, अब यहाँ से आगे बढ़ते देखो, नर्मदा घाटी के हथनोरा में जो है हमें अपवाद स्वरूप ये चीज कहीं कहीं देखने को मिलती है। अब यहाँ देखो, एक आप नोट लिखेंगे, सबसे पहले जो है जो पाषाण युगीन अनुसंधान की शुरुआत की थी। प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम पाषाण युगीन अनुसंधान की शुरुआत किसने की। तो यहाँ पे जो है 1863 में, सबसे पहले 1863 में जो है रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये जो है सबसे पहले क्या करते हैं, पल्लवरम में जो है ये खोज करते हैं। इनको यहाँ पे जो एक क्या बोलते, हस्त कुठार जिसको बोलते हैं, वो जो इनको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ से जो है पाषाण कालीन जो पहला साक्ष्य है, या जो कहते हैं कि अनुसंधान कार्य हुआ है, वो यहाँ से जो है शुरू माना जाता है 1863 में, ये भारत के संबंध में। अब हम बढ़ते हैं आगे, पूरा पाषाण काल हमने पढ़ लिया है। अब पूरा पाषाण काल के बाद जो अगला काल आता है वो है मध्य पाषाण काल। कौन सा, मध्य पाषाण काल। अब यहाँ की अगर हम बात करते हैं, तो जो मध्य पाषाण काल है, मैंने आपको बताया था कि ये 10,000 बीसी से लेके जो है कहाँ 6,000 बीसी तक का जो इतिहास है, वो उसको जो हम कहाँ रखते हैं, मध्य पाषाण काल में। अब यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे, इसका भौगोलिक वितरण देखेंगे, इस समय का जो मानव है वो कहाँ रह रहा है, भौगोलिक वितरण देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे उसके द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण को देखेंगे,
दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या देखेंगे हम, इनका जीवन यापन। ये अपना जीवन यापन किस प्रकार से करते थे, ठीक है, इनका जो कैसे खुद की जो लाइफ है उसको सरवाइव करते थे, तो वो सब चीजें जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनका भौगोलिक वितरण देखते हैं कि यानी जो ये मानव है, उस समय के मानव ये कहाँ रहते थे, क्या इनके भारत में साक्ष्य मिले हैं। तो इस पे हम बात करते हैं भौगोलिक वितरण पर। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, मध्य पाषाण काल की, ठीक है। पूरा पाषाण काल अब हम पढ़ चुके हैं, अब हम मध्य पाषाण काल में आ गए। तो मध्य पाषाण काल की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी जो है पूरा पाषाण काल की तरह जो है भारत में विभिन्न स्थानों पर जो हमको मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा आपके उड़ीसा, उड़ीसा के अलावा कर्नाटक, ठीक है। यहाँ से जो हमको जो मध्यकालीन जो मानव है, मध्य पाषाण कालीन जो मानव है उसके साक्ष्य जो है मिलते हैं। अगर आप जाएंगे तो जो मध्य प्रदेश है, एमपी, मध्य प्रदेश के जो आदमगढ़ है, आदमगढ़, आदमगढ़ हो गया, और राजस्थान का बागोर क्षेत्र हो गया, राजस्थान का बागोर क्षेत्र, बागोर क्षेत्र। अभी यहाँ से जो हम क्या मिलते हैं, मानव के सबसे प्रारंभ में, यहाँ सबसे शुरुआती में जो क्या है, मानव क्या करता है यहाँ पे, पशुपालन, पशुपालन के साक्ष्य मिल रहे हैं। कहाँ से, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागोर क्षेत्र से। अब यहाँ देखो पशुपालन के साक्ष्य मिलने शुरू कहाँ से हो गए, मध्य पाषाण काल से, ठीक है। याद रखेंगे मध्य पाषाण काल यहाँ आ सकता है, आदमगढ़ या फिर बागोर कहाँ है, या पूछा जाए कि पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य या सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश के आदमगढ़ क्षेत्र से और राजस्थान के बागोर क्षेत्र से जो हमें साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा जैसे हम यूपी की बात करते हैं, यानी आपका उत्तर प्रदेश, यूपी की बात करें तो यूपी में जो है एक जगह है चौपानी मांडो, चौपानी मांडो, यहाँ से क्या है, बर्तनों के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, बर्तन के प्राचीन साक्ष्य। चौपानी मांडो से क्या मिलते हैं, बर्तन के प्राचीन साक्ष्य। ये चीजें याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं महदहा की, और एक है दमदमा, दमदमा, ये जो आपका जो प्रतापगढ़ क्षेत्र है, प्रतापगढ़ क्षेत्र, यहाँ से क्या मिलते हैं हमको शवादान के साक्ष्य। शवादान के साक्ष्य कहाँ मिल रहे हैं हमको, महदहा दमदमा क्षेत्र में मिलते हैं शवादान के साक्ष्य। और बर्तन के प्रारंभिक साक्ष्य या प्राचीन, सबसे प्राचीन जो साक्ष्य है, ये आपको कहाँ मिलते हैं, चौपानी मांडो में। और यहाँ से शवादान के साक्ष्य मिलते हैं, और इसके अलावा यहाँ से हमको मिलते हैं अधजली हड्डियाँ, अधजली हड्डियों के प्रमाण, ठीक है, अधजली हड्डियों के प्रमाण। अब देखो शवादान के साक्ष्य, अधजली हड्डियों के प्रमाण आपको कहाँ से मिलते हैं, महदहा और दमदमा क्षेत्र में, ये सारे कहाँ हैं आपके यूपी में। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जो मध्य पाषाण काल का मानव था वो कौन कौन से उपकरणों का उपयोग कर रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ देखो मध्य पाषाण काल में आए तो क्या करने लग गया है, छोटे छोटे पत्थरों को, छोटे छोटे पत्थरों के क्या है, ये उपकरण बनाना शुरू करता है, जिनको बोलते हैं माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ। प्रश्न आता है कि माइक्रोलिथ काल कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल हो जाएगा। माइक्रोलिथ औजारों का जो क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है, यानी छोटे छोटे पत्थरों का जो यहाँ पे उपयोग कर रहा है औजार के रूप में। और कुछ कुछ ऐसे औजार भी है, ये हो गए कुछ ऐसे औजार जिनको जो फेंका जा सकता है, फेंका जा सकता है। इस प्रकार के औजारों का जो है उपयोग क्या कर रहा था, ये शिकार के लिए कर रहा था। अब देखो पहले उसके दिमाग में ये आइडिया नहीं था कि इस प्रकार से भी कम एक औजार बनाए, ठीक है। ये पत्थर लगाया, आगे से नुकीला पत्थर, और ये एक पीछे डंडा बांध दिया, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हो, शिकार के लिए। यहाँ पे एक अच्छा खासा एक मोटा तगड़ा भालू बैठा है, और इसका जो है ये शिकार करना चाह रहा है, तो क्या करेगा ये,
अब ये भाग रहा है, तेज भाग रहा है, यहाँ हिरण है, तो इसके पास ये एक ऑप्शन है, इसने अपने लिए एक औजार बना दिया है, उसे उसके नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, बस दूर से इसे फेंकेगा और इसका शिकार करके जो है ये अपने लिए शिकार की व्यवस्था कर रहा है। और इसी काल में माना भी जाता है, इसी काल में कहा जाता है कि मध्य पाषाण काल में जो है आपके जो धनुष बाण है, धनुष बाण, धनुष बाण की शुरुआत भी जो है आपके कहा जाता है कि मध्य पाषाण काल में जो है धनुष बाण की भी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से कुछ अर्धचंद्राकार के औजार यहाँ पे मिले हैं, और इसके अलावा कुछ इस प्रकार के त्रिभुजाकार औजार मिले हैं। तो ये इस प्रकार के यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, फेंकने वाले औजार हो गए, धनुष बाण हो गए, अर्धचंद्राकार औजार हो गए, और ये त्रिभुजाकार औजार हो गए। इसके अलावा छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण हो गए। इनका जो उपयोग मानव करने लग गया है मध्य पाषाण काल के समय में। अब यहाँ पे हमने इनके औजार देख लिए हैं। अब औजार के बाद हम देखते हैं अब इनका जीवन यापन, यानी ये अपना जीवन जो किस प्रकार से कर रहे थे। अब देख रहे हम क्या, जीवन यापन। यहाँ करें तो मध्य पाषाण काल में जो है क्या हो गया, तो इस समय जो जलवायु थी, जलवायु क्या है, थोड़ी सी गर्म होने लग गई थी। पहले क्या थे, हिमयुग था, लेकिन अब क्या हो गया, थोड़ा सा गर्म होने लग गया था। तो गर्म होने लग गया और क्या हो गया, शुष्क क्षेत्रों का निर्माण होने लग गया। अब जब इसका ये शुष्क क्षेत्र होने लग गए, जब यहाँ से बर्फ पिघलने लग गई है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, अब पेड़ पौधे उगने लग गए हैं। क्या हो गए, पेड़ पौधे, ठीक है, जंतु यहाँ पे आने लग गए हैं, यहाँ पे घास उग रही है, ठीक है, जंतु आ रहे हैं। अब यहाँ पे इनको लिए शिकार करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे घास के मैदानों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब जब आपके पास घास के मैदान बढ़ने लग गए हैं, तो यहाँ क्या हो गया, जो घास पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं ऐसे जानवरों में क्या होने लग गई है, वृद्धि होने लग गई है। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे मानव क्या कर रहा है, इनको क्या कर रहा है, पालना शुरू करेगा। अब क्या करेगा, पशुपालन की शुरुआत कर रहा है, पशुपालन की शुरुआत कर रहा है। अभी हमने बताया था आपको पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले थे, जरा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ पे देखो, जब घास के मैदान बढ़ गए हैं तो यहाँ पे पशु आने लग गए जो घास पर निर्भर है, इनकी आबादी बढ़ गई है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा ये, अब इसे पता है अब जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, जो जानवर है उनके आस पास आने लग गए, है ना। अब इनको क्या करेगा, किसी को पालतू बना रहा है, कुछ को जो है शिकार के माध्यम से शिकार करेगा। तो यहाँ पे पहली चीज आ गई, पशुओं को पालना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके अलावा इस दौरान में जब ये घास के मैदान बड़े हैं, पशुओं की संख्या बढ़ी है जो घास पर निर्भर है, तो इसी समय जो आपके छोटे छोटे जो पशु पक्षी है, पशु और पक्षी, इनकी संख्या में भी क्या हो गई, इनकी संख्या में भी क्या होने लग गई, वृद्धि होने लग गई थी। ठीक है, और इससे क्या हो गया, इनका भी शिकार होने लग गया। क्या होने लग गया, शिकार। ठीक है, अब क्या हो गया, पहले तो इनको थोड़ा सा शिकार करना मुश्किल हो जाता था, अब जब संख्या बढ़ी है तो जितनी अधिक संख्या होगी उतने अधिक जो है इनको शिकार करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज दूसरा है, यहाँ पर जो ये मछलियों का शिकार करना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पे क्या है, मछलियों के साक्ष्य मिलने लगे, मछलियों के साक्ष्य। अब यहाँ देखो, मध्य पाषाण काल में आपके पास मछलियों के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिलने लगे हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास बर्तनों के साक्ष्य मिलने लग गए हैं, शवादान के साक्ष्य मिले हैं, अधजली हड्डियां मिलने लग गई है। और अभी यहाँ पे जो इनका खान पान है, तो जैसे जैसे मानव विकसित होता है तो उसके जो खान पान है, तो खान पान में भी क्या होता है, परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इसके खान पान में भी क्या होता है, परिवर्तन आता है। जैसे कि क्या आते हैं, आपने यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिलबट्टे का प्रयोग करने लग गए मानव, क्या करने लग गए, सिलबट्टे का प्रयोग, जिसमें जो है आप गेहूं पीसते थे। ठीक है, यहाँ पे आप दाल पीसते थे। तो ये सिलबट्टा क्या होता है, अगर किसी को पता नहीं है तो कुछ इस प्रकार से एक पत्थर होता है ये, और एक
ऐसा गोल पत्थर यहाँ पे होता था। यहाँ पे चीजें रखो, जैसे यहाँ गेहूं रखा, ठीक है। अब इस पत्थर से जो इसको पीसा जा रहा है इस पत्थर के ऊपर, तो इसको बोलते थे सिलवट्टा। अब इसके साक्ष्य हमको कहाँ मिल रहे हैं? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में जो हमको क्या मिल रहा है? इसके साक्ष्य मिल रहे हैं। और यहाँ पे अब एक चीज होने लग गई, क्या? हमें एक अपवाद स्वरूप में जो हमने क्या देखा था पूरा पाषाण काल में? आग देखी है। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं? आग के अधिक साक्ष्य मिलने लगे हैं। आग के साक्ष्य जो है मिलने लगे हैं। इसका मतलब मानव जो है आग का उपयोग करना शुरू कर दिया है। और अब यहाँ से देखो, आग का विकास हो गया है, सिलवट्टा भी आ गया है। अब क्या है, जो मानव है उसका जो बौद्धिक विकास है अब और होने लग गया है। उसके बौद्धिक विकास के साथ साथ क्या है, अब देखो मानव का बौद्धिक विकास हो रहा है। ये तो अभी भी हो ही रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है अपने युग के समय के साथ साथ कहाँ तक मानव पहुंच गया है। तो यहाँ भी देखो बौद्धिक विकास भी हो रहा है। तो जब बौद्धिक विकास हो रहा है तो उसका जो जीवन यापन है, जीवन यापन में भी क्या कर रहा है? बदलाव कर रहा है। जीवन यापन में क्या कर रहा है? बदलाव, ठीक है। अब यहाँ पे जीवन यापन, अब देखो ये मेंस में कई बार लिखने में आपके काम आती चीजें, हालांकि ये जो आपके यूकेपीएससी के मेंस में नहीं है यहाँ से, लेकिन कुछ प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे हमें क्या है, बदलाव क्या है, हमने देखा यहाँ पे आग के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो ये खान पान है, खान पान में जो ये आग का उपयोग करने लग गए। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं तो अन्य प्रकार के महत्व को भी बताता है, जैसे कि क्या आपके शिकार से जो है रक्षा, या शिकारी जो जानवर है उनसे खुद की रक्षा के लिए जो है ये आग का उपयोग करने लगा है। इसके अलावा प्रकाश के रूप में, अंधेरे में अब उजाला भी चाहिए। देखो पहले मानव गुफा में रह रहा था, अंधेरे में कुछ नहीं था रात के टाइम, ठीक है। फिर उसने खोज की किसकी? आग की। अब यहाँ पे इसकी गुफा के सामने एक आग भी जलने लग गई है। देखो कैसे कैसे आप जो है आज आधुनिक मानव तक हम पहुंचते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके पास उजाला पहुंच गया। अब ये उजाला धीरे धीरे जब हम आगे समय समय में बढ़ते हैं, फिर आगे पास लैंप आता है। इस प्रकार से एक लैंप हुआ करता था, है ना। फिर यहाँ से बढ़ा, फिर ये थोड़ा इसमें और सुधार आया। ये उसके बाद की बात कर रहा हूँ जो हमने देखा अपने उसमें। यहाँ से आया, फिर जब लाइट की खोज हुई, बल्ब लगे, तो आज देखेंगे आप बस कुछ नहीं है, दीवारों में एक बल्ब लगा रहा है, जल रहा है। तो यहाँ देखो कैसे किस किस प्रकार से जो है मानव खुद को विकसित कर रहा है, यहाँ से पहुंच के यहाँ, यहाँ से जो है आज यहाँ पे पहुंच गया है। तो दूसरी चीज यहाँ पे जो हमको और मिली है वो है चित्रकला। देखो पूरा पाषाण काल के अंतिम समय में हमें चित्रों के साक्ष्य मिलने लग गए थे। इसके अलावा यहाँ पे जो है अब क्या है, चित्रकला के साक्ष्य हमको क्या है, चित्रकला के साक्ष्य मिल रहे हैं। चित्रकला के साक्ष्य जो है हमको यहाँ पे मिलने शुरू हो गए। और अब क्या है, जो ये चित्रकला है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या है अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी। अब यहाँ से हमें चीज़ों और समझना इनके लिए आसान हो जाता है। अब जो ये चित्र बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चित्र बना रहे हैं, इससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चल रही है। एक तो पता चल रही है कि ये इनके मनोरंजन के साधन भी हो सकते हैं, कि मनोरंजन के लिए चित्र बना रहे थे। इसके अलावा उनके जो है पारिवारिक जीवन के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में जो है हमको यहाँ से जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, कृत्रिम आवास, कृत्रिम आवास के भी जानकारी मिलती है। यानी यहाँ पे एक गुफा है, तो यहाँ पे जो ये गुफा है, अगर यहाँ पे मानव रह रहा है तो उसे लगता है कि चलो मैं यहाँ पे, इसके पापा है शिकार करने जा रखे हैं, कह सकते हैं, मतलब पापा आज हम बोलते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे स्थायी जीवन नहीं शुरू हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये दिन भर बैठा है। अब इसके पास जब राख निकल रही है तो यहाँ पे अंगार भी हो रहा है, कोयला जो हो रहा है। अब इसको लगता है कि दीवार में कुछ चित्रकारी की जाए, पत्थर लाता है, उससे घिस घिस के चित्रकारी करता है। और चित्रकारी में क्या करेगा बताओ, क्या दिखेगा उसको? जानवर दिख रहा है तो जानवर का चित्र बना रहा है, उसके साथ उसकी एक मम्मी दिख रही है, उसके पापा दिख रहे हैं, या खुद जो भी उसके साथ रह रहे हैं उनके चित्र बना रहे हो, है ना। तो ये चीजें हमें क्या है, इनके जो जीवन है, जीवन की पद्धति थी, कैसे कैसे ये जीवन जी रहे थे, उन चीजों के क्या है हमें इनके
साक्ष्य मिल रहे, बस ये हम कल्पना कर रहे हैं कि शायद ये चीजें हो रही हो, है ना। तो ये हमने मध्य पाषाण काल हमने यहाँ पे पूरा कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल के बाद आता है आपका जो महत्वपूर्ण है वो है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल जो है अब मानव की एक अब विकसित अवस्था शुरू होने लग गई। मानव अब अपना बौद्धिक विकास का लेवल और बढ़ा चुका है, यानी अब जो है मानव और अधिक सोचने और समझने लग गया है। जो हमारे पूर्वज थे और अधिक जो है क्या होने लग गए हैं, टैलेंटेड होने लग गए। तो ये जो काल है 6000 से लेके आपके 2000 बीसी के आसपास। अब यहाँ पे भी हम सबसे पहले अगर हम देखते हैं जो नव पाषाण काल के भौगोलिक वितरण की बात करते हैं कि यहाँ के जो हमें जो साक्ष्य है कहाँ कहाँ जो हमें साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे जो है मानव रहता था। तो इसके लिए अगर हम जाते हैं तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ याद रखेंगे, पाकिस्तान में क्या है, मेहरगढ़ है। यहाँ से जो है आपके 7000 बीसी के आसपास या 6 से 7000 बीसी के आसपास जो है नव पाषाण काल के, देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले नव पाषाण काल के कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं। कृषि के प्राचीन साक्ष्य मिल रहे हैं, कहाँ से, मेहरगढ़ से। कृषि के क्या है, साक्ष्य, यानी मानव क्या करने लग गया है, कृषि करने लग गया है। यहाँ से आपको गेहूं, जौ और कपास के साक्ष्य जो है क्या है अब इन यहाँ पे उपलब्ध होने लग गए हैं। यानी जो नव पाषाण काल में है, मानव ने गेहूं उगाना शुरू कर दिया है, जौ उगाना शुरू कर दिया है, कपास की खेती करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे देखो मानव क्या है, स्थायी जो स्थायी जीवन है, स्थायी जीवन जीना शुरू करेगा, वो स्थायी जीवन जिएगा। तो यहाँ देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते, देखो यहाँ से मैं कहाँ से जो आपका मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, यहाँ से में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिल गए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं पशुपालन के साक्ष्य तो हमको पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन इस युग में भी मिलेंगे पशुपालन के साक्ष्य, ठीक है। इसके अलावा जैसे जैसे आगे चलते हैं तो यहाँ पे जो है हमको अन्नागार मिलते हैं, यानी अब ये जो है क्या है, खाद्य को क्या करने लग गए हैं, संग्रह करने लग गए, ठीक है। क्या करने लग गए, खाद्य को क्या करने लग गए, संग्रह करने लग गए। और यहाँ से अब देखो ये क्या है, स्थायी जीवन जीना चाह रहा है, तो ये क्या कर रहा है, कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिल रहे हमको, कच्ची ईंटों के साक्ष्य इस काल में मिल रहे हैं, ठीक है। अब मानव जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो बकरी के साक्ष्य, बकरी मानव जो है क्या कर रहा है, मानव के साथ जो है बकरी दफनाने के साक्ष्य मिल रहे हैं, दफनाने के साक्ष्य जो आपके नवपाषाण काल में मिल रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे देखो जब मानव कोई मर रहा है, मर गया, तो उसके साथ उसके बकरी को दफनाया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक लगाया जाता है, कहा जाता है कि उस समय जब आदमी मरता था तो उसके खाने के लिए, उसे पता है ना कि इसको भोजन की जरूरत पड़ेगी, तो उसका जो प्रिय पशु होता था, जो आहार होता था, जैसे बकरी है, इसको भी जो है इसके साथ में दफनाया जाता था, ताकि जो है इनके अनुसार ये जो है उसका भोजन कर सके, यानी ये जो मरा आदमी है ये भूखा ना रहे, ठीक है। ये मतलब लॉजिक है कि शायद इसलिए दफनाते होते हैं, दफना रहे होंगे ये लोग। अब यहाँ पे जैसे हम आगे, ये पाकिस्तान के जो हमारी मेहरगढ़ का क्षेत्र था, वहां से हमें ये साक्ष्य मिले हैं। तो अब हम जैसे आगे बढ़ते विंध्य क्षेत्र की तरफ आते हैं, जो मध्य प्रदेश के आसपास का है, विंध्य क्षेत्र। यहाँ पे जो आपकी बेलन नदी घाटी है, बेलन नदी घाटी, यहाँ देखो ये विंध्य है ना आपका, जो विंध्य पर्वत है, इधर आपका एमपी आ गया, इधर आपका यूपी आ गया, तो इसी तरफ जो आपकी बेलन नदी घाटी है, जो ये है बेलन नदी घाटी, ये आपके यूपी के क्षेत्र में आती है, ठीक है। और यहाँ से जो है आपके जो विंध्य क्षेत्र है, यहाँ से आपको क्या है, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा से जो है 5000 बीसी, यानी 5000 वर्ष पुराने जो है चावल के प्राचीन साक्ष्य मिलने भी शुरू हो गए हैं। किसके, चावल के। पूछा जाता है कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो कहाँ लिखेंगे आप, कोल्डी हवा। कब के हैं, 5000 बीसी के।
बिफोर क्रिश्चियन, ईसा पूर्व के यानी 5000 ईसा पूर्व के जो मानव को जो चावल जो उगाना शुरू कर देते हैं, यानी चावल का उपयोग करना शुरू कर दिया था। ऊपर हमने क्या देखा है, जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में जो है 6 से 7 हजार ईसा पूर्व के आसपास जो है क्या है, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जौ के साक्ष्य मिले हैं और कपास के साक्ष्य जो है मिलने लगे हैं। अब जैसे हम यहाँ से और देखते हैं, कश्मीर में जाते हैं। कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम, एक है बुर्ज होम और एक जगह यहाँ पे क्या है, गुफकराल। ये दोनों जगह कहाँ है आपके, कश्मीर में। तो यहाँ जो बुर्ज होम है, यहाँ पे हमको साक्ष्य मिले हैं किसके, गर्त आवास यानी भूमिगत आवास। भूमि के अंदर जो है मानव ने क्या है, आवास बना रखे हैं। ये भूमि है, इसके नीचे जो है इसने अपने लिए अच्छा खासा रहने के लिए घर बना रखा है। इसके अलावा यहाँ पे क्या मिला है, पत्थर के साथ साथ जो है हड्डियों के उपकरण भी मिले हैं। और यहाँ पे एक चीज और मिली है बुर्ज होम की, जो इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट करके लिखेंगे। जो गर्तावास यहाँ पे जो बुर्ज होम है, यहाँ क्या देखा गया है, जब मानव मर रहा है, जब इसकी मृत्यु हो रही है, तो इसके साथ जो है कुत्ते को दफनाया जा रहा है, और ये देखो कुत्ता पहला जो है क्या है, पहला पालतू जानवर है जिसको जो है मानव सबसे पहले क्या बनाता है, पालतू बना रहा है। तो यहाँ देखो बुर्ज होम से क्या मिला है, मानव के साथ जो है कुत्ते को दफनाया गया है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इस समय के और जगहों की बात करते हैं, तो जैसे कि आपके बिहार में हो गया, बिहार में है आपका चिरांद। ये चिरांद है, ये बिहार में पड़ता है, जो आपका जो छपरा क्षेत्र है, छपरा जिला है। तो वहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, मैदानी क्षेत्र में ये जगह स्थित है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये ग्राउंड वाला एरिया आ गया है। यहाँ पे जो क्या है, बड़ी संख्या में जो है हड्डियों के उपकरण जो है हमको मिले हैं। कहाँ से, चिरांद से। ठीक है। अब एक जगह यहाँ पे इसको जरा इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे, एक जगह है सेनुआर जो है, यहाँ से क्या, एक आपका चना हो गया और इसके अलावा मूंग है। चना और मूंग के खेती के जो है क्या है, साक्ष्य मिले हैं। चना और मूंग के खेती के साक्ष्य कहाँ मिले आपके, सेनुआर में। तो ये पॉइंट आप साथ साथ में अगर लिखते जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि आप जो बाद में इसे रिवीजन कर सकें। आंध्र प्रदेश में हम जाते हैं, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे है उतनूर, और एक जगह है फलवाई, और एक है आपका नागार्जुन कोंडा। ये जो जगह है, उतनूर हो गया, फलवाई हो गया, नागार्जुन कोंडा हो गया, यहाँ पे भी जो हमको जो है नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलने लगते हैं। तमिलनाडु में जाएंगे, तमिलनाडु की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक जगह है पायमपल्ली से जो है नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं, तो कर्नाटक में जो है आपके मस्की जो है, ठीक है, यहाँ पे ब्रह्मागिरी है, और यहाँ पे एक जो प्रसिद्ध जगह है पिकली हल, यहाँ से क्या मिले तुम्हें, राख के ढेर। और एक जगह है कुपगल, यहाँ से हमको क्या मिलते, कुपगल से चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं आपको, कुपगल से। तो इसको भी आप जो ये पॉइंट लिखेंगे, जहां जहां से हमको जो साक्ष्य मिलते हैं। पिकली हल से मिलते हैं हमको क्या, राख के ढेर। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे, जो कर्नाटक है, यहाँ पर जो हमें क्या है, जो रागी होती है, रागी फसल, और इसके अलावा कुल्थी के जो है क्या है, साक्ष्य मिले, यानी इनके कृषि करने के साक्ष्य मिले। कृषि के साक्ष्य किस के, रागी और कुल्थी। कहाँ पे, कर्नाटक में रागी और कुल्थी के कृषि के क्या है, साक्ष्य मिले हैं। तो ये नवपाषाण काल के हमने देख लिए हैं, जो इनका भौगोलिक वितरण था, कहाँ कहाँ जो ये
उस समय एक मानव रह रहा था, कहाँ कहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं और क्या क्या चीज़ें जो हमें प्राप्त हुई हैं, तो वो चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम देखते हैं इनके द्वारा उपयोग किए गए उपकरण। अगर हम इनके द्वारा उपयोग किए गए उपकरणों को देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इनके द्वारा जो है घर्षित या फिर क्या है पॉलिशदार पत्थर के उपयोग, पॉलिशदार पत्थर के जो है क्या कर रहे हैं, उपकरण बना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कुल्हाड़ी हो गए, कुल्हाड़ी बना रहे हैं, बसुला बना रहे हैं। ये जो है अब यहाँ देखो कुल्हाड़ी बसुला यहाँ तक पहुंच गया है, ऊपर सब इन पे क्या करने लग गए, पॉलिश करने लग गए। पहले तो नॉर्मल थे, अब देखो यहाँ पे पॉलिश का ये क्या करने लग गए, उपयोग करने लग गए, विशेष करके जैसे कुल्हाड़ी हो गया, बसुला हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ के जो है क्या है, हमको उपकरण के साक्ष्य इस काल के माने जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारे पास जीवन यापन। अब हम बात करते हैं जो नवपाषाण काल थे, उन समय का जो मानव है उसका जीवन यापन किस प्रकार से जो अपना जीवन यापन करते थे, उस चीज को हम देखेंगे। अब यहाँ देखो पहला पॉइंट, इस समय का जो मानव था वो क्या है, कृषि कार्य करने लग गया था, कृषि के साथ साथ पशुपालन करने लग गया था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज क्या आ गई है, मानव क्या है, स्थायी आवास बनाने लग गया है। अब वो ये गुफाओं में नहीं रह रहा है, अभी क्या है अपने लिए स्थायी आवास बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब जब ये परिवर्तन आए ना, तो इन्हीं परिवर्तनों के कारण जो है हमने इस काल को क्या दिया है, नव पाषाण काल, नया पाषाण काल। अब नई चीजें हो रही है तो नया जीवन दे दिया है, इसलिए जो इसको नव पाषाण काल कहा गया है। अब यहाँ पे देखो खाद्य पदार्थों के दृष्टिकोण से जो है कहा जाए तो ये जो काल है इसको जो है एक क्या है, क्रांतिकारी काल मानते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन। क्योंकि यहाँ देखो अब यहाँ जब कृषि करने लगे एक नया चेंज आ गया जीवन में। जहाँ पहले एक शिकारी हुआ करता था जो पेड़ों पे फल लगे हैं बस उन पे ही अपना जीवन यापन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो अब कृषि करने लग गया, पशुपालन करने लग गया, स्थायी आवास में जीने लग गया है। तो इसे जो है क्या कहा जाता है, क्रांतिकारी परिवर्तन। मानो अब जो है क्या है, शिकारी, ठीक है, खाद्य संग्राहक नहीं था बल्कि क्या हो गया, खाद्य उत्पादक हो गया। क्या हो गया, खाद्य उत्पादक। पहले क्या था, ये एक शिकारी था और खाद्य संग्राहक था, सिर्फ कहीं से उठा के ला रहा है, उसको इकट्ठा कर रहा है, शिकार कर रहा है। अब यहाँ क्या करने लग गया, ये खुद जो है क्या कर रहा है, गेहूं बो रहा है, खुद ये चावल बो रहा है, रागी की खेती कर रहा है, चना बो रहा है। ठीक है, और उसको जो उत्पादन कर रहा है। अब जब ये स्थायी निवास जीने करने लग गया है, ठीक है, यहाँ पे अब देखो यहीं से जो क्या होती है, परिवार की संकल्पना शुरू होती है, परिवार की संकल्पना। अब जब यहाँ पे खेती कर रहा था, पहले तो क्या था, ये कहीं भी रह रहा है, कुछ नहीं है। अब इसको लगने लग गया है कि भाई मैं खेती कर रहा हूँ तो मैं जो यहाँ जो बो रहा हूँ इसके लिए मेरे साथ एक और आदमी चाहिए जो इसकी क्या करेगा, देखभाल करेगा। एक आदमी जो घर में है, घर में जो चीजें हैं उसकी देखभाल करे कि कोई जानवर ना खा जाए। उस समय चोरी की तो चीजें नहीं थी कि कोई चोरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई, परिवार की बनाना शुरू कर दिया है मानव ने। यानी अब यहाँ पे देखो ये शादी भी करेगा, यानी एक महिला को अपने साथ रखेगा, बच्चे पैदा करेगा, फिर धीरे धीरे इनके बीच लगाव बढ़ते जाता है और फिर ये क्या बन जाता है, एक परिवार। फिर परिवार से धीरे धीरे क्या बनने लगती है, इधर बस्तियां बनने लगती है, बस्तियों से बनने के बाद ये कबीला बन जाता है, एक पूरा क्षेत्र। फिर इस प्रकार से धीरे धीरे जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मानव कहाँ पहुंचता है, राजा महाराजा और आज के इस स्थिति तक, लोकतंत्र, ये सब जो है आज हम देख रहे हैं। उस समय देखो कैसे कैसे जो है मानव जो एक परिवार, अभी देखो अब मानव कहाँ आ गया है, परिवार में आ गया। अब देखो यहाँ पे जब मानव ने भोजन पकाना शुरू किया, ठीक है, भोजन अब उसे पका रहा हो तो उसे क्या है, यहाँ पे बर्तनों की कमी महसूस होने लगती है, बर्तन। तो जब बर्तनों की कमी महसूस होती है तो यहाँ पे क्या है, इस काल में बर्तन बनाने शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें क्या है, नियमित रूप से बर्तन मिलते हैं, बर्तन। अब देखो जो पहले
मध्य पूरा पाषाण काल में जब चीजें मिल ना सॉरी मध्य पाषाण काल में जो चीजें मिल रही थी वहां से कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जो नियमित नहीं थी, कहीं कहीं मिली है, लेकिन अब जो नवपाषाण काल में है अब ये क्या है, नियमित रूप से चीजें मिलने लग गई है, बर्तन वगैरह ये सब। ठीक है, प्रारंभिक पहले जो प्रारंभिक बर्तन थे शुरुआत में, यहाँ पे जो बर्तन बना रहे इनको जो ये हाथ से बनाए गए थे बर्तन। ठीक है, इनमें किसी प्रकार के अन्य चीज का नहीं जैसे उपयोग नहीं था, लेकिन अब क्या होने लग गया, यहाँ पे जो आपको चौक का उपयोग भी शुरू हो गया था। चौक क्या होता है, जिसके ऊपर जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे मिट्टी का वो रखा और इसको घुमाते हैं और उसके आधार पर जो बर्तन को आकार दिया जाता है। तो यहाँ पे जो मानव क्या करने लग गया, चौक का उपयोग भी करने लग गया है बर्तनों के निर्माण में। ठीक है, अब यहाँ देखो बर्तनों के हमें साक्ष्य मिले हैं, मतलब कौन से बर्तन, चौक से निर्मित बर्तन है ना, पहले हमको मिल रहे थे विदाउट चौक से निर्मित यानी हाथों से बने बर्तन मिल रहे थे, अब जो चौक से निर्मित बर्तन मिल रहे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमें कपास भी मिला था। कपास जब मिला है तो कपास के साथ साथ में मानव ने क्या किया, हड्डियों की क्या की है, इसने सुई बनाई, क्या बनाई, सुई बनाई। ठीक है, हड्डियों की सुइयां मिले हैं और इन हड्डियों की सुइयों का उपयोग करके जो जो कपास है इससे क्या करने लग गया, कपड़ा बनाने लग गया है, कपड़ा बनाने लग गया मानव। यहाँ से क्या करने लग गया है, अपने लिए कपड़ा बना रहा है और यहाँ से हमें क्या है, वस्त्रों के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं, वस्त्रों के संकेत। और यहाँ पे कपास ही नहीं, यहाँ पे देखो वस्त्र बना रहा है तो संभवतः कुछ वस्त्र जो आपके जानवरों की बाल से भी बनाए गए हों। ठीक है, जरूरी नहीं है सारी चीजें तो ये अलग अलग रहते हैं, कुछ जानवरों से बना रखे हैं, कुछ कपास से बना रखे हैं, कुछ अन्य चीजों से बना रखे, जैसे जैसे इनके पास चीजें मिलने लग गई थी। अब इस काल की एक महत्वपूर्ण खोज जिसने जो है धीरे धीरे जो मानव का जीवन था और उच्च स्तर पर लेके गया, होता क्या, इस जो काल की एक महत्वपूर्ण होती पहिए की खोज, पहिए की खोज। ये जो है यहाँ पे एक जो बोला ना मैंने पहले कि ये क्रांतिकारी परिवर्तन था। अब यहाँ से जब पहिए की खोज होने लग गई ना तो मानो एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गया है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लग गया है। अब देखो यहाँ से क्या होने लग गए, मानव के पास चीजों की अधिकता होने लगेगी, जब चीजें अधिक होगी तो यहाँ से क्या है, व्यापार की शुरुआत होगी। ठीक है, व्यापार विनिमय प्रणाली की शुरुआत होगी, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए यहाँ पे देखो पहिया मिल गया है। अब जो है इंसान अपना समय बचाना शुरू करेगा, तो पहियों का हमको ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा यह भी जो है यहाँ से जो है मानव का क्या है, जो जीवन है काफी परिवर्तन जो है इस पहिए के आविष्कार से जो है होता है। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा, अब हम यहाँ से इस काल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है अंतिम संस्कार की भी जो है बात की जाती है, अंतिम संस्कार के जो है साक्ष्य मिलने लग गए हैं और पारिवारिक जीवन की जानकारी मिलने लग गई है, पारिवारिक जीवन की जानकारी। तो ये आप याद रखेंगे, देखो यहाँ पे जो हमने अंतिम संस्कार है ये चीज़ें हमने देखी। ठीक है, और ये पारिवारिक जीवन के बारे में हमने देखा है। तो यहाँ तक जो हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, यहाँ की जो महत्वपूर्ण चीजें थी उनको हमने देख लिया है। अब इसके बाद हम जो देखते हैं वो है पाषाण युगीन चित्रकला। इस समय जो है क्या हो रहा है, चित्रकला की शुरुआत हो रही है। देखो यहाँ से जो है आपका मेंस में प्रश्न बनता है, पाषाण कालीन चित्रकला, ये जो है आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है मेंस की राइटिंग के लिए। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं चित्रकला की। तो पाषाण युगीन चित्रकला के साक्ष्य में क्या है, विभिन्न स्थानों से मिलते हैं, जैसे कि आपका भीमबेटका हो गया, भीमबेटका से हमको जो प्राचीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा लाखा ज्वार हो गया, अगर हम लाखा ज्वार की बात करते हैं, यहाँ से हमको मिलते हैं मछली के चित्र,
मछली के चित्र, मछली के चित्र मिलेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे जो मिर्जापुर है, मिर्जापुर, लद्दाख, इसके अलावा जो गिलगित का क्षेत्र है, ठीक है, गिलगित हो गया, कुपगल हो गया, कुपगल आपका जो कर्नाटक का क्षेत्र है, ठीक है, कर्नाटक, इन क्षेत्रों से जो है हमें क्या है, पाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष्य मिलने लगे। इसके भी अलावा काफी सारी जगह हैं जहां से जो हमें पाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। अब यहाँ देखो जी चित्र, इनके हमने बताया कि इनका संबंध जो है कहाँ से है, उच्च पाषाण काल, पूरा पाषाण काल से है। उच्च पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, मध्य पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, पाषाण काल और नव पाषाण काल। जब हम शुरू में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था पूरा पाषाण काल के अंतिम समय में जो मानव क्या है, चित्रकारी करना शुरू कर रहा है। फिर मध्य पाषाण काल में भी वो चित्रकारी कर रहा है, नव पाषाण काल में भी चित्रकारी कर रहा है। तो यहाँ पे हमें जो तीनों कालों की क्या है, चित्रकारी के साक्ष्य जो उपलब्ध होते हैं। तो कहीं स्थानों से नवपाषाण काल के पश्चात जो संस्कृतियों से संबंधित चित्रों के साक्ष्य भी मिलने लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो जैसे जैसे क्या हो रहा है, मानव आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लोग जो है अलग अलग क्षेत्र में बसने लगे, कोई यहाँ पे रह रहा है, कोई इधर रह रहा है, कोई इधर रह रहा है। तो यहाँ की चित्रकारी में कुछ अलग परिवर्तन है, यहाँ के जो चित्र है यहाँ में कुछ अलग दिखेगा, यहाँ के जो चित्र है यहाँ आपको कुछ और चीजें मिलेगी। तो ये आपको जो है क्या है, धीरे धीरे परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। अब जैसे कि कहीं पे आपको हरे रंग का प्रयोग किया गया है, कहीं जो है लाल रंग के रंग का प्रयोग किया गया है, कहीं आपके काले रंग का प्रयोग किया गया है, कहीं जो है उजला, सफेद इत्यादि रंगों का जो प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जो क्या है, खनिज पदार्थों का भी उपयोग किया गया है। और जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त जो ये खनिज पदार्थ है और जो पेड़ पौधे हैं, इनसे जो प्राप्त रंग है, इनके द्वारा जो है क्या करने लगे हैं, चित्रकारी करने लग गए। और चित्रकारी के लिए जो जानवर होते थे, जानवर की बाल का क्या कर बना देते, ब्रश बना देते थे, और इससे क्या कर देते, ये चित्रकारी करते थे। तो ये पॉइंट रहता है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। और यहाँ से आगे बढ़ते तो चित्रों के जो हमें साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे जो कहाँ कहाँ जो गुफाएं होती थी, उन गुफाओं की छतों में हमको चित्र मिल रहे हैं, उनकी दीवारों पे जो हमें के जो उस समय के मानव थे उनके चित्र मिल रहे, ठीक है। चित्रों के निर्माण से पूर्व जो सतह को पहले क्या कर देते, ये जैसे ये सतह है, यहाँ पे चित्र बना रहे हैं, तो पहले पूरी सतह को क्या कर देते, सपाट बना देते एकदम से, ठीक है। इसको जो सपाट बनाने की कोशिश ये लोग करते थे, नहीं सॉरी, ये बाद में होता है। इसको सपाट बनने की शुरुआत में क्या करते हैं, नॉर्मल यहाँ पे चाहे कुछ भी है, बस नॉर्मल इसको कलर कर दिया है और कलर के अनुसार इसको वो चित्रकारी कर देते हैं। जबकि धीरे धीरे जैसे जैसे बाद में हम जाते हैं तो यहाँ पे पहले इसको पूरा सपाट किया जा रहा है, फिर इस पे क्या कर रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं। पाषाण युगीन जो चित्र है, इनके प्रमुख विषय क्या थे, यानी ये जो चित्र थे किस विषय पर बनाए गए थे, तो उनका जो प्रमुख अगर हम विषय देखते हैं तो मुख्य रूप से आप देखेंगे शिकार करते हुए दिखाया गया है, यानी शिकार से संबंधित विभिन्न प्रकार के हमको जो यहाँ पे दृश्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मिलता है समूह में शिकार करते हुए दिख जाते हैं, समूह में शिकार करते हुए जो यहाँ पे हमको चित्रों में लोग दिखाई देंगे, ठीक है। और इसके यहाँ पे क्या है, योजनाबद्ध तरीके से जो है यहाँ पे जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे किस प्रकार से एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, और यहाँ पे एक जानवर है, तो उस जानवर को जो है ये एक योजना बना के जो इसका जो ये शिकार कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चित्रों में जो हमको दिखाया गया है, जो समय के चित्र थे। तो और इसके अलावा यहाँ पे इस इन चित्रों में हमें क्या मिल रहे हैं, जो ये शिकार कर रहे हैं, तो इनमें जो औजारों का उपयोग कर रहे हैं, तो उन औजारों के हमको जो क्या है, चित्र मिल रहे हैं। और अगर आप देखें कई चित्रों में दिखा रखा है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, ये एक आदमी है
अच्छा खासा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसके हाथ में जो ये जाल दिखा रखा है मछलियों को पकड़ने के लिए, ये एक जाल है जिसमें जो ये मछलियों को पकड़ते हुए इसको दिखाया गया है। और अगर हम इसके शिकार के अलावा बात करते हैं तो शिकार के अलावा हमें किस चीज़ के चित्र मिलते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो सामूहिक नृत्य करते हुए, सामूहिक नृत्य नृत्य करते हुए दिखाया जा रहा है। ये क्या संकेत करता है?